बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शहीद स्मारक के ऊपर जो अपने आप में बहुजन नायकों की कहानी बयां करता है। उन बहुजन नायकों की कहानी जिन्हें कायदे से यूं तो इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन द्विज इतिहासकारों के सवर्णवादी रवैये ने ऐसा होने नहीं दिया और इन बहुजन नायकों को एक सिरे से इतिहास के पन्नों से खारिज कर दिया। उस शहीद स्मारक की जो अपने आप में जात से जमात की ओर बढ़ना किसे कहते हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसे बने हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं गोरखपुर में स्थित शहीद स्मारक चौरी चौरा की, जिसके इतिहास को बहुजन परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पुस्तक चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन 2014 में ये पुस्तक आई थी के जरिए सामने रखा। और उनके साथ अंबेडकर नामक के खास मुलाकात सेक्शन में रतन जी ने कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, उन्हें भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं और सुन सकते हैं कि एक्चुअल इतिहास चौरी चौरा का क्या था और इसे किस तरीके से द्विज इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने जितनी मेहनत के साथ इतिहास को सजीव किया है, उतनी ही शिद्दत के साथ मौजूदा सरकार इसे पलटने में, इसे खत्म करने पे आमादा है। इसके ऊपर भी यूपी इलेक्शन के दौरान डॉक्टर सोनू भारद्वाज जी ने एक 5 से 6 मिनट का वीडियो बना के भेजा था कि किस तरीके से इस स्मारक में जो शहीदों के नाम हैं उनके साथ धांधली की गई है। उन सब का सरनेम जो है वो हटा दिया है शहीदों के पीछे से, ताकि ये ना पता चले कि ये किस वर्ण के थे। तो वो सारी बातें भी जो हैं आप खास मुलाकात सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो जो है यूपी इलेक्शन के आसपास का है। और ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी नामचीन संगठन हैं जिनके लिए ये कोई मुद्दे ही नहीं हैं। इतिहास लेखन अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं, जो मौजूदा इतिहास है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। क्या ये सारे मुद्दे उठाए नहीं जाने चाहिए इन संगठनों द्वारा? ये भी सवाल है जिसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। शहीद स्मारक चौरी चौरा गोरखपुर, 4 फरवरी 1922। ये वो दौर था जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चरम पर था। चौरी चौरा के बहुजन नायक 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। चौरी चौरा के डुमरी खुर्द के लाल मोहम्मद, बिक्रम अहीर, नजर अली, भगवान अहीर और अब्दुल्ला के नेतृत्व में किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक चौरी चौरा थाने को फूंक दिया। इसमें अंग्रेजी सरकार के 23 सिपाही मारे गए। आधुनिक भारत का इतिहास चौरी चौरा के संदर्भ के बिना पूरा नहीं होता, लेकिन अक्सर इस घटना को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आम जन के असंतोष की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। बहुत कम इतिहासकारों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि यह घटना पिछड़े दलित और मुस्लिम गरीब किसानों की स्थानीय उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ बगावत थी, जिसकी लंबे समय तक तैयारी की गई थी। थाना जलाने की योजना इसमें शामिल नहीं थी। तो इतिहास लेखन में इसे कितनी खूबसूरती से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आम जन का विद्रोह कहकर स्टैब्लिश कर दिया गया है, लेकिन असल में ये बात ऐसी नहीं है। असल बात क्या है वो अब जानिए। शाहिद अमीन जैसे सब ऑल्टरनेट इतिहासकारों ने अपनी किताब इवेंट मेटाफर मेमोरी चौरी चौरा 1922 से 1992, जो कि 2006 में प्रकाशित हुई थी, में घटना के पीछे आम जन में स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असंतोष, आक्रोश को रेखांकित करने की कोशिश की है। इसके पहले राममूर्ति ने चौरी चौरा 1922 जो पुस्तक आई थी वो 1982 में आई थी, और अनिल कुमार श्रीवास्तव ने चौरी चौरा स्वातंत्र्य समर 1986 में ये पुस्तक आई थी, में इस दिशा में कोशिश की थी। लेकिन इस संदर्भ में सबसे प्रामाणिक किताब
पेंगुइन बुक्स ने चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन 2014 में एक किताब आई है, सुभाष चंद्र कुशवाहा की आई। तो इसके ऊपर अंबेडकर नामा पे कई एपिसोड्स बने हैं। एपिसोड ढूंढने के लिए आपको प्लेलिस्ट में चेक करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जो सेगमेंट है खास मुलाकात, उसमें इनके साथ 4 या 5 एपिसोड हैं इस पुस्तक के ऊपर चर्चा के दौरान। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक को लिखने के लिए सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने कितनी मेहनत करी है और किस तरीके से तथ्यों को छुपाया गया है इतिहास में, और कहां कहां से उन्होंने फैक्ट्स को फाइंड किया है इस पुस्तक में लिखने के लिए। उन्होंने तथ्यों, देशी विदेशी दस्तावेजों और लोक में चौरी चौरा की स्मृति को आधार बनाकर एक विश्वसनीय इतिहास लिखा। चौरी चौरा की घटना को देखने परंपरागत नजरिए को चुनौती दी और पूरे घटनाक्रम को बहुजन परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया। तो पहली बार सुभाष चंद्र कुशवाहा जी की पुस्तक में इसे जो एक्चुअल बहुजन परिप्रेक्ष्य था वो प्रदान किया। इस किताब में तथ्यों के साथ इस बात को स्थापित किया गया है कि चौरी चौरा विद्रोह मुख्यतः दलित, पिछड़े और मुस्लिम गरीब किसानों की क्रांतिकारी बगावत थी। 4 फरवरी 1922 के दिन दलित बहुल डुमरी खुर्द के गांव के करीब और सामाजिक तौर पर अपमानित दलितों, बहुजनों और मुसलमानों ने उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ को खुलेआम चुनौती दी और कुछ समय के लिए ही सही चौरी चौरा के इलाके पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। अब इस घटना को किस घटना के साथ कंपेयर किया जाता है दुनिया की, वो जानिए। ये जानना बहुत दिलचस्प है। इस घटना की तुलना बास्तील के किले पर फ्रांस की जनता के हमले और कब्जे से की जाती है। फ्रांसीसी क्रांति हम लोगों ने 8वीं 9वीं में ही पढ़ ली थी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की विद्रोही जनता ने फ्रांसीसी राजसत्ता के गढ़ बास्तील के किले पर कब्जा कर लिया था। इसी घटना ने फ्रांसीसी क्रांति का आगाज किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी इतिहासकारों ने चौरी चौरा की घटना का उल्लेख किया है, लेकिन प्रामाणिक तथ्यों, इतिहास के सभी दस्तावेजों और जनता के बीच इस घटना की स्मृतियों को आधार बनाकर सुभाष चंद्र कुशवाहा ने एक मुकम्मल इतिहास प्रस्तुत किया। इतिहासकारों ने अपना सवर्णवादी दृष्टिकोण उसमें लगा दिया है और जो सत्य घटनाएं थी उसको छुपा लिया है, लेकिन सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने इसमें सारे तथ्यों को बेहद बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करी, उसका अध्ययन किया और तब उन्होंने जाना कि एक्चुअल में ये विद्रोह था क्या। तो यदि आपको पढ़ने में रुचि हो और इतिहास की थोड़ी बहुत समझ रखते हो तो आप इस पुस्तक को मंगवा भी सकते हैं। वैसे हम लोग ना जाने मंदिरों में और जगह जगह कितने सारे पैसे फजूल में खर्च कर देते हैं, उससे बेहतर है कि आप इन्हें बुक्स में इन्वेस्ट करें। ये मेरी एक सलाह है आपको, मानना ना मानना ये आपके अपने ऊपर है। उन्होंने बताया है कि ये बगावत अंग्रेजों के खिलाफ तो थी, साथ ही मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जमींदार समर्थक नीतियों के भी खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। तो यहां पर एक बार फिर बता दूं, ये 1922 का जिक्र है और इस वक्त सभी ताकतें जो हैं वो एक साथ कांग्रेस में ही रहकर काम कर रही थी। उन्हें कांग्रेस ही कहा जाता था। कांग्रेस आई हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, वो सब कांग्रेस के नाम से ही जानी जाती थी। बचपन में इतिहास पढ़ते वक्त हमने नरम दल और गरम दल के बारे में सुना है कांग्रेस के। तो बस जो गरम दल था वही आगे जाके संघ और भाजपा बना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैं एक बार फिर कहूंगी, काल और संदर्भ का बहुत महत्व होता है। इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, उसमें ग्रे जोन भी हमेशा रहता है। चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जिन किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया और खासकर जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, वे लोग स्वयं को कांग्रेस का स्वयं सेवक मानते थे। तो देख लीजिए, ये 1922 की घटना है और यहां पर स्वयं सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
और गांधी जी के स्वराज का अर्थ जमींदारों और पुलिस के अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति भी मानते थे। उन्हें दोहरी स्वतंत्रता चाहिए थी, एक तो ब्रिटिश हुकूमत से और दूसरी जो है मनुवादी व्यवस्था से। ग्रामीण आबादी के सबसे नजदीक ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में थाना ही था जहां वे अपने विद्रोह जता सकते थे। 4 फरवरी 1922 को उन्होंने इस सत्ता को न केवल चुनौती दी बल्कि विद्रोह की रात चौरी चौरा रेलवे स्टेशन और डाकघर पर तिरंगा फहरा दिया। अपने संघर्ष का मकसद समाज के सामने रखा उन्होंने इस तरीके से। तो हमने जब भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज पढ़ा था तो उसमें भी इस घटना का जिक्र था। आप स्क्रॉल डाउन करके प्लेलिस्ट में उन्हें भी चेक कर सकते हैं। भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज और जाति के विनाश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब चीजों को रखा है कि एक्चुअल में विद्रोह क्या था। और भगत सिंह ने तो बहुत ज्यादा भर्त्सना की है। एक समय था जब वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसी के चलते उन्होंने स्कूल से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें इस चीज का रिग्रेट हुआ। इसके ऊपर सब बनी गई सबसे बेहतरीन फिल्म जो इस घटना को दर्शाती है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो भी आप देख सकते हैं, अजय देवगन वाली। उसमें तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही ये सीन दिखा दिया है कि जब चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं गांधी, तो किस तरीके से भगत सिंह गुस्से से रो पड़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने जब भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज पढ़ा था तो भी इन सब चीजों को मैंने कवर किया था, आप उसे भी सुन सकते हैं। इस विद्रोह में चौरी चौरा के 40 किलोमीटर के दायरे के 60 गांवों के गरीब किसान शामिल हुए थे। इनकी संख्या 2 से 3 हजार के बीच थी। इस बगावत के नेता अब्दुल चूड़ीहार, भगवान अहीर, बिक्रम अहीर, नजर अली, रामस्वरूप बरई आदि थे। चौरी चौरा की बगावत के लिए 19 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इन 19 लोगों में अब्दुल्ला, भगवान अहीर, बिक्रम अहीर, दुधई, कालीचरण कहार, लवटू कहार, रघुवीर सोनार, रामस्वरूप बरई, रूदली केवट, संपत चमार आदि को फांसी दी गई थी। जाति के आधार पर देखें तो अहीर जात के 4, कहार के 3, मुसलमान के 3 और केवट जाति के 2 लोगों को फांसी दी गई थी। तो मैंने पहले ही कहा कि ये जात से जमात की ओर की कहानी भी बताता है। 19 लोगों को फांसी देने के साथ ही 14 लोगों को आजीवन कारावास और 96 लोगों को अलग अलग तरह की सजाएं दी गई थीं। इस घटना ने उच्च जातीय जमींदारों, राजा, नवाबों और ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, जहां एक और दुनिया भर के जनपक्षधर क्रांतिकारी ताकतों ने इसका स्वागत किया और भारत में क्रांतिकारी तूफान की शुरुआत के रूप में देखा। वहीं उच्च जातीय जमींदारों को अपने संगठन की रीढ़ मानने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता गांधी इस विद्रोह से घबरा उठे। उन्होंने मेहनतकश गरीब जनता की इस बगावत को गुंडों का कृत्य या उपद्रवियों का कृत्य कहा। ऐसा कहकर वे सीधे सीधे उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में खड़े हो गए। तो आज यही सारा काम जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है। उनके भी सारे इंटरेस्ट जो हैं वो जाके अडानी अंबानी की गोद में बैठ जाते हैं। चौरी चौरा संघर्ष की हकीकत को ज्यादातर इतिहासकारों ने छिपाया और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। हम सभी जानते हैं कि भारत के ज्यादातर इतिहासकार उच्च जातीय और उच्च वर्गीय इतिहास दृष्टि के शिकार रहे हैं। इसमें बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार भी शामिल हैं। दलित बहुजन समाज के संघर्षों और उसके नायकों की निरंतर द्विज इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा की जाती रही है। यह चीज चौरी चौरा की घटना के संदर्भ में भी हुई। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र कुशवाहा कहते हैं, मेरे जहन में जब भी चौरी चौरा विद्रोह का स्मरण आता है तो सोचता हूं कि आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश सत्ता को नेस्तनाबूद करने वाले इस इकलौते कृत्य को गौरवान्वित करने के बजाय उपेक्षित करने का कारण भारतीय सामंती समाज के उस वर्ग चरित्र का हिस्सा तो नहीं जहां गरीब किसानों, मुसलमानों तथा कथित निम्न जातियों को हमेशा उपेक्षित और तिरस्कृत किया गया है। तो बहुत वाजिब यहाँ पे प्रश्न ये उठा रहे हैं कुशवाहा जी। कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के वर्गीय चरित्र पर तो वामपंथी इतिहासकार इस हद तक प्रश्न उठाते हैं, लेकिन ये आंदोलन उच्च जातियों के नेतृत्व में जातीय वर्चस्व का भी संघर्ष था, इसे देखने की कोशिश नहीं करते।
तो हिंदुस्तान तो नहीं कहना चाहिए, भारत में उस समय के संदर्भों के हिसाब से हिंदुस्तान में और आज के भारत में भी जो कास्ट के साथ साथ क्लास वॉर भी चलता रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने निरंतर स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च जातीय चरित्र को अपने विमर्श और संघर्ष में के केंद्र में रखा है। यही काम प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में किया है। गोदान का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नेतृत्वकारी शक्तियां उच्च जातीय और उच्च वर्गीय हैं। सुभाष चंद्र कुशवाहा चौरी चौरा के किसानों की बगावत को किसी स्थानीय कांड के रूप में नहीं लेते, वे इसके विश्वव्यापी और देशव्यापी फलक को प्रस्तुत करते हैं। दुनिया भर की जनता के संघर्षों के इतिहास के साथ चौरी चौरा के इतिहास को जोड़ते हुए वे लिखते हैं, चौरी चौरा का किसान आंदोलन भारतीय इतिहास की कई फंतासियों यानी कि फैंटेसी, मिथों यानी कि मिथ्स और कुलीनवादियों के यानी कि एलीट क्लास के दोगले चरित्र का पर्दाफाश करते हुए इस तथ्य को भी रूपायित करता जान पड़ता है कि किसी गुलाम देश की आजादी सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों से नहीं मिलती। आजादी के लिए हमेशा जनसंघर्ष की जरूरत पड़ती है। ऐसे संघर्षों में कई बार हिंसा की उपस्थिति अधिनायकवादियों द्वारा अनिवार्य बना दी जाती है और कई बार स्वयं की हिफाजत के लिए भी हिंसा जरूरी हो जाती है। आत्मरक्षायात शस्त्र लाइसेंस देने के पीछे दुनिया भर में यही सिद्धांत अपनाया जाता है। तो शस्त्रों के लिए लाइसेंस देना, तो कभी कभी मैं सोचती हूं आज के आजाद भारत में, आज तो हम आजाद हैं, अब हम शस्त्र किस लिए रखते हैं? जो आप देखते हैं कभी दुर्गा वाहिनी के नाम पे, कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम पर जो भोंडा प्रदर्शन होता है शस्त्रों का, वो किस लिए होता है? पुरुष तो पुरुष, स्त्रियों तक के हाथ में शस्त्र थमा दिए जाते हैं और बाकायदा परेड निकाली जाती है। किससे बचना है हमें? क्यों बचना है हमें? कभी इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी है आप लोगों ने? आजाद मुल्क में भी इतने शस्त्र, और इन्हें लाइसेंस कौन देता है? क्या हर एक के पास जो शस्त्र हैं वो लाइसेंस्ड हैं? जो शस्त्रों की पूजा की जाती है विश्वकर्मा दिवस के दिन, उसके क्या सबके लाइसेंस हैं इनके पास? कभी कभी ऐसे सवाल मेरे मन में कौंधते हैं, मुझे जवाब नहीं मिल पाता। संभवतः आप में से किसी के पास हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस विद्रोह के सामाजिक चरित्र को उजागर करते हुए सुभाष कुशवाहा लिखते हैं, गोरखपुर के गरीब और अस्पृश्यों का यह विद्रोह अंग्रेजों से लोहा लेने और प्राणों की आहुति देने वाले दक्षिण के मोपला विद्रोह और राजस्थान के भील विद्रोह के समान उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। स्वयं सेवकों ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस विद्रोह को अंजाम देने के लिए एक हद तक रणनीति भी बना ली थी। 4 फरवरी को सभा को सफल बनाने के लिए मात्र 2 दिन की तैयारी में 40 किलोमीटर की परिधि के लगभग 60 गांव के स्वयं सेवकों को बुलाकर एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी। गोरखपुर के कांग्रेसी मुख्यालय का नेतृत्व न मिलने के बावजूद उन्होंने अपना नेतृत्व विकसित किया और उसके निर्देशों का पालन भी किया। चौरी चौरा के 60 गांव के गरीब किसानों के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए लेखक लिखता है, किसान विद्रोहों के पीछे थानेदार गुप्तेश्वर सिंह और अंग्रेजों द्वारा पोषित जमींदारों के जुल्म जनता के आक्रोश पैदा कर रहे थे। दूसरी ओर गांधी, महात्मा, फकीर, देवता और चमत्कारिक पुरुष के रूप में समाचार पत्रों तथा देख अभिजात्यों द्वारा स्थापित किए जाने के बावजूद किसानों की किसी भी समस्या का हल कांग्रेसी आंदोलन के पास नहीं दिख रहा था। यहां तक कि ज्यादातर जुल्म ढाने वाले जमींदार कांग्रेस के समर्थक थे। आधुनिक इतिहास में 2 समानांतर धाराएं चल रही थी। एक उच्च जातीय धारा थी जिसका लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश सत्ता को हटाकर उसका स्थान स्वयं लेना था, जबकि दूसरी धारा बहुजनों की थी। ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के साथ साथ उच्च जातियों की सत्ता से भी वे मुक्ति चाहती थीं। चौरी चौरा को लेकर इसीलिए 2 तरह का इतिहास लेखन हुआ है। अपना इतिहास हमें खुद ही लिखना होगा, तो उसके लिए प्लीज पढ़िए और पढ़ाइए और सही इतिहास अपने लोगों को समझाइए, उन्हें बताइए, उन्हें एजुकेट करिए। यदि आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो इसे एक वरदान समझिए।
कि आप दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं। इसी के साथ ये पुस्तक तो समाप्त होती है, लेकिन अभी एक लेख और है जिसे मैं पर्सनल तौर पर पढ़ना चाहती हूं। बात स्मारकों की चली है, तो भीमा कोरेगांव स्मारक के बिना ये पुस्तक खत्म कैसे हो सकती है। ये पुस्तक तो खत्म हो गई है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं भीमा कोरेगांव का जिक्र जरूर करूंगी। और रतन जी का लिखा हुआ एक आर्टिकल है जो 75,000 से भी ज्यादा शेयर हुआ था द प्रिंट वेबसाइट के जरिए, उसे मैं आप लोगों के लिए अगले एपिसोड में पढ़ूंगी। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और इन सभी सवालों का जवाब जो मैंने पूछे हैं आपसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। संभवतः हम में से किसी एक को मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।